नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश और एक और तिमाही जहां पर हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किए हैं शानदार नतीजे। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और ऐतिहासिक तिमाही एक बार फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, जहां मुनाफा 9000 करोड़ के पार निकलता हुआ 9108 करोड़ का, और पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतिहास में 9000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। नतीजों के तौर पर, मुनाफे के तौर पर, हालांकि उसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का वन टाइम गेन है, लेकिन उसके बावजूद बाजार के अनुमान से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आती हुई दिखी है। मुनाफे के लिहाज से कहां से आई है ये बेहतरीन परफॉर्मेंस? सबसे पहले जीआरएम्स। अंदाजा था कि इस बार जीआरएम्स थोड़े ठंडे रहेंगे, 10 से 11 डॉलर के बीच का अनुमान था बाजार का, लेकिन अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों के आसपास जीआरएम्स 11.9 डॉलर के आसपास के जीआरएम्स, और वो भी पिछली तिमाही के 11.5 डॉलर के रिकॉर्ड से और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रिफाइनिंग बिजनेस से आती हुई दिखिए। रिफाइनिंग एबिट आपके सामने रख दूं, ये आंकड़ा है 7500 करोड़ के बेहद करीब, 7476 करोड़, और जो कि अनुमान था 6150 करोड़, तो लगभग 1300 करोड़ ज्यादा अनुमान से आता हुआ दिखा है ये आंकड़ा। तो एबिट रिफाइनिंग बिजनेस का बेहद जबरदस्त। लेकिन पेटकेम बिजनेस, जिससे मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद थी, उसने भी निराश नहीं किया है। 4031 करोड़ का आंकड़ा पेटकेम एबिट का आया है, जिसका अंदाजा था कि 3600 करोड़ रहेगा। तो ये दो ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दमदार प्रदर्शन किया है ऑपरेशनल बेसिस पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इसी नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा साहब है, अविनाश गोरक्षकर साहब है, और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। डीडी शर्मा साहब, सबसे पहले पहली नजर में रिलायंस के नतीजे मजबूत हैं? डेफिनेटली मजबूत है, और मेरे ख्याल से ये जो सारे आपने परफॉर्मेंस बताई है, रिफाइनिंग में इबिट की जो परफॉर्मेंस आई है, पेटकेम में जो इबिट की परफॉर्मेंस आई है, ये सब शो करती है कि रिलायंस लगातार कॉस्ट इफिशिएंसीज में जो है वो जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, और ये कॉस्ट इफिशिएंसी ही इनके सारे इस प्रॉफिट मार्जिन का ड्राइवर है। क्योंकि डेस्पाइट टॉप लाइन के घटने के आप देखिए प्रॉफिट्स इतने एक्सपांड हुए हैं, पेटकेम के मार्जिन एक्सपांड हुए हैं, और रिफाइनिंग एबिट भी एक्सपांड हुआ है। तो ट्रिमेंडस, मैं समझता हूं कि लगातार ये अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं, और एफिशिएंसी आगे और भी बेहतर होने के पूरे आसार है। लेकिन जो बड़ा सरप्राइज अविनाश, वो शायद जीआरएम्स पर ही है, क्योंकि जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे थे सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन को देखकर शायद दबाव की गुंजाइश थी, लेकिन 11 डॉलर का जो आंकड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था बाजार में, 11.9 डॉलर, यानी कि पिछली तिमाही को भी बीट किया है। क्या ये बरकरार रहेगी आउट परफॉर्मेंस आगे? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट जीआरएम्स पे तो डेफिनेटली रिलायंस ने मार्केट्स को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन अराउंड 11-11.25 डॉलर की थी, और जिस प्रकार से इस क्वार्टर में 11.9 का जीआरएम आ गया है, मुझे लग रहा है कि कंपनी ने अपनी एफिशिएंसीज डेफिनेटली इंप्रूव की है, और ये हो सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी सस्टेन हो, क्योंकि हर वक्त हमने ये देखा है कि ये हायर लेवल्स पे सस्टेन होगा कि नहीं, बट आई थिंक रिलायंस ने कंटिन्यूसली मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। उम्मीद से बेहतर आए हैं नतीजे, ये कह रहे हैं अविनाश। लेकिन जैन साहब, आपकी उम्मीद से भी बेहतर है क्या नतीजे? ये बिल्कुल है अनिल जी, सरप्राइजिंग है, एस्टोनिशिंग है। इस तरीके के रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं थी, और जीआरएम्स के फ्रंट पे तो जबरदस्त है, ये बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके का स्प्रेड लग रहा था कि नहीं बनेगा इस बार, सिंगापुर जीआरएम्स में थोड़ी सुस्त दिख रहे थे, और उसके सामने भी 11.9 एवर हाईएस्ट, और हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा। और मैं फिर से मेरा एक एग्जांपल दोहराता हूं, हर बार सर्जेई बुबका के रिकॉर्ड जैसे वो तोड़ता, वैसे रिलायंस अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते जा रहा है, और 9100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आना, हालांकि उसमें ठीक है वन टाइम गेन है, बट स्टिल द रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। ये जो भी इबिटा सारे अगर सेगमेंट परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त है। रिफाइनिंग में इतनी उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे आ रहा है। फिर 2-3 गुड न्यूज़ और है, जियो का राइट्स इशू आने वाला है, बालाजी टेलीफिल्म्स में स्टेक लेने वाले हैं, फिर एक लो कॉस्ट फोन अनाउंस होने वाला है। तो ये सारे गुड न्यूज़ एक साथ आ गई है, तो मुझे लगता है कि मार्केट कल बहुत बड़ा थम्सअप दे सकता है। एक स्ट्रॉन्ग थम्स अप आता हुआ दिखाई देगा। याद रखिए, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत शांत था, और पिछले कई दिनों में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो रिलायंस पर 1500, 1450, और सबसे बुलिश ऑफ कोर्स सीएलएस रहा है जो 1710 का टारगेट दे रहा था। उन लेवल्स की तरफ आरआईएल बढ़ने की पूरी स्थिति में है इन स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स को देखकर। रिफाइनिंग की हमने बात की, लेकिन शर्मा जी अगर पेटकेम बिजनेस को भी देखें, यहां पर भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, 4031 करोड़ का यहां पर हमने देखा है बिट देखने को मिला है, और पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पीटीए,
पॉलिएस्टर, सबके दामों में जो अच्छी तेजी दिखी है उसका सबसे ज्यादा फायदा मिला है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है स्थिति, क्या ये पीक होती हुई दिखाई देगी, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि शायद होगा रिफाइनिंग बिजनेस में, या फिर यहाँ पर भी स्काई इज द लिमिट? नहीं, देखिए पेटकेम में एक दूसरा ड्राइवर है। पेटकेम की जो नई एक्सपांडेड कैपेसिटी चालू हो रही है उसके कारण आने वाले 2 सालों में पेटकेम बिजनेस में आपको वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाई देगी और बॉटम लाइन ग्रोथ भी दिखाई देगी। मार्जिन हो सकता है आपके स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन जो ग्रोथ है पैट की वो तो लगातार आती रहेगी अगले 2 सालों तक भी पेटकेम में। तो अगले 2 सालों में जो कैपेसिटी बढ़ने वाली है उससे बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज मैं देख रहा था नतीजों में संदीप जी, वो ये कि लोगों को लग रहा था कि अब तो नए बिजनेसेस पर फोकस करना चाहिए। रिटेल किस तरह से आगे बढ़ रहा है, चैलेंजेस वहां पर है। जियो को लेकर बड़े अंदाजे थे कि क्या कुछ हो सकता है। जियो का कमर्शियल लॉन्च होने के बाद पहली तिमाही नतीजे हैं ये, लेकिन उसके बावजूद कोर बिजनेस ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोग भूल गए हैं कि एक्चुअली वहां क्या हुआ है। तो ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो आ रही है पेटकेम बिजनेस और रिफाइनिंग बिजनेस से, क्या ये रिलायंस में फिर से बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली है? बिल्कुल है अनिल जी, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और जो मैनेजमेंट का एग्रेशन है, इन सबको देख के तो लग रहा है कि रिलायंस ने जबरदस्त, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी में और इस तरीके से ग्रोथ लाना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कहीं भी थकती नहीं है। कहीं ना कहीं जो लॉन्चेस भी और अभी फ्यूल रिटेलिंग वहां पे भी जिस तरीके से डेली प्राइसिंग आ गई है, तो मुझे ऐसा सुनने में आता है, अगर पेट्रोल पंप्स और इनसे बात करते हैं तो सुनने में आता है कि रिलायंस विल बी वेरी एफिशिएंट इन मैनेजिंग दिस। वहां पे आएगा। फिर फ्यूल रिटेलिंग के बाद वो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम वाला जो अनाउंसमेंट था वो भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स है। और फिर रिटेलिंग का बिजनेस है तो मुझे, और जियो का तो सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस जियो का भी कंट्रीब्यूशन आएगा वहां से भी। तो मेरे हिसाब से तो रिलायंस में कॉन्फिडेंस आता है। और जो 1700-1800, इनफैक्ट पिछली बार मुझे ध्यान है शर्मा जी ने भी एग्रेसिव टारगेट्स दिए थे, मैंने भी एग्रेसिव टारगेट्स दिए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2000 का फिगर भी क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी आने वाले 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। जो हम पेटकेम की बात कर रहे थे वहां पर मार्जिन्स अगर आप देखेंगे ये करीब 16% के पास जा रहे हैं। ये भी पीक कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल बिजनेस में। साथ ही कंपनी ने कुछ हाईलाइट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है D1 D3 में 8 वेल्स इस समय अंडर प्रोडक्शन है, KG D6 में 3 वेल्स अंडर प्रोडक्शन है। और शर्मा जी यहाँ पर जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि आगे कंपनी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगी और भी यहाँ पर हम देखेंगे वेल्स प्रोडक्शन में आती हुई। इनफैक्ट बीपी की जो बात संदीप कह रहे थे, ये एक अपडेट आया है कंपनी की ओर से इस तिमाही नतीजों में कि बीपी और कंपनी साथ में मिलकर जो फील्ड डेवलपमेंट प्लान है MJ और सैटेलाइट क्लस्टर फील्ड के लिए, उसका अप्रूवल जल्द ही आता हुआ दिखाई देगा और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड ऑफ 2017। तो जो एक बड़ा बेहमौत रिलायंस है, बीपी की मदद से बिजनेस और कितना आपको लग रहा है मजबूत होगा? जो कोर कॉम्पिटेंसी रही है रिफाइनिंग में वो कितनी और बेहतर होती दिखाई देगी? देखिए बीपी के साथ में मेनली जो है एक्सप्लोरेशन बिजनेस में ये बिग वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया में चूंकि पोटेंशियल है और इंडिया जो है वो एक तरह से आत्मनिर्भर होना चाहता है ऑयल और गैस के मामले में, इसलिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का इस क्षेत्र में इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और जो डीप सी जो एरियाज हैं वहाँ से मैं समझता हूँ बहुत पोटेंशियल है इंडिया में भी कि हम ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अब चूंकि अदरवाइज ग्लोबल प्राइसेज स्टेबल जैसी दिखाई दे रही है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं इनको, और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको जो है एक मैं समझता हूँ रिन्यूमरेटिव जो है ये प्रोपोजिशन रहेगा इनकी। यानी कि अविनाश फिर ये माना जाए कि ऑपरेशनल लेवल पर अभी भी कोई ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग, ये जो कारोबार हैं रिलायंस के, इनमें कहीं अभी फिलहाल कोई स्लो डाउन, घबराने की ये जरूरत नहीं। पेटकेम बिजनेस ये अगले 2-3 साल तक इन बिजनेस से बराबर आती रहेगी। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट जिस प्रकार का कैश ये बिजनेस अनिल जनरेट कर रहा है, हमको लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि नए बिजनेस को ये डेफिनेटली ग्रोथ इंजन प्रूव करेंगे। मेरे ख्याल से जियो में डेफिनेटली जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट लगा है और जिस प्रकार का ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियसली दिस इज गुड न्यूज़ कि कोर बिजनेस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। यानी कि आप ये करेंगे होगा ये कि ये कोर बिजनेस कैश जनरेट करेगा और जियो में जो जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है पैसा आता रहेगा। बिल्कुल, आई मीन मेरे ख्याल से कल तो 4G के बाद 5G, तो आई मीन यू नो वहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है उसके लिए कैश तो कोर बिजनेस ही जनरेट करेगा। इंटरेस्टिंग। तो चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं 2 मुद्दों पर। पहला तो ये होगा कि अब रिलायंस का स्टॉक कल कैसे खुलेगा, कितना तेज होगा, और दूसरा है कि जो लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, हमारे इन तमाम एक्सपर्ट्स की राय सुनकर, क्योंकि संदीप जी, अविनाश जी और डी शर्मा साहब
लगभग पिछले 3-4 तिमाहियों से लगातार ये कह रहे हैं कि पैसा लगाइए, तो उन लोगों के लिए क्या टारगेट्स है? दूसरा एक और बड़ी खबर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बालाजी टेलीफिल्म में 25% से थोड़ी सी कम हिस्सेदारी खरीदी है। इसका क्या असर होगा बालाजी टेली पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, इन सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। बाजार के अनुमान से बेहतरीन रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे, जो मुनाफा उम्मीद से बेहतर। जीआरएम दमदार $12 के पास पहुंचते हुए एबिट लेवल पर रिफाइनिंग बिजनेस हो या फिर पेटकेम बिजनेस बेहतरीन प्रदर्शन किया। और हमारे तीनों एक्सपर्ट बड़े बुलिश हैं रिलायंस के स्टॉक पर, अविनाश गोरखकर, डीडी शर्मा और साथ ही संदीप जैन। थोड़ी देर में मैं इनसे पूछूंगा कि कल रिलायंस का स्टॉक कितना ऊपर खुलेगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या टारगेट है। लेकिन उससे पहले रिलायंस से ही जुड़ी एक और खबर जिसका ऐलान हुआ है। आज बालाजी टेली की बोर्ड मीटिंग थी और ये फैसला आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बालाजी टेली में निवेश करने वाली है। लगभग 400 करोड़ का निवेश होगा और 25% से थोड़ी सी कम हिस्सेदारी यहां खरीदी जाएगी। और बालाजी टेलीफिल्म के बोर्ड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 सीट्स भी मिलेगी। स्टॉक बालाजी टेली का भी काफी दौड़ लगा चुका है। और जाहिर सी बात है शर्मा साहब, कंटेंट शेयरिंग के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, रिलायंस जियो के लिए खासतौर से बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि बालाजी जो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडियन एंटरटेनमेंट सेक्टर में कंटेंट जनरेशन के लिए, और पिछले कई सालों से लीडिंग चैनल्स के लिए कंटेंट जनरेट करता रहा है। तो जियो को अगर एंटरटेनमेंट के सेक्टर में अगर कंटेंट चाहिए और कंटेंट की एक बड़ी लाइब्रेरी चाहिए, तो मेरे ख्याल से बालाजी एक बहुत ही बढ़िया पिक है। और शायद इसी एंगल से उन्होंने इसको चुना है कि इसके जरिए वो एंटरटेनमेंट का जो है पूरा एक कंटेंट का खजाना जो है अपने दर्शकों को या अपने सब्सक्राइबर्स को दे पाएंगे। इनफैक्ट मुझे याद है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक समिट में कहा था कि डिजिटल इज द न्यू ऑयल, और उसी डिजिटल फुटप्रिंट को और मजबूत करेंगे। हमने देखा भी है कि जियो प्राइम का ऑफर आया और उससे कितनी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बिजनेस काफी ज्यादा और मजबूत हुआ है, काफी सब्सक्राइबर बेस इनकी उम्मीद से बेहतर हुआ। लेकिन ये पर्टिकुलर डील आपको क्या लग रहा है, कितनी मजबूती देगी उस कंटेंट स्पेस में, जैसे शर्मा जी कह रहे हैं, और क्या दोनों पार्टीज के लिए एक विन विन है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट रिलायंस जियो के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर बालाजी, डेफिनेटली इनके लिए भी कैश मिलेगा। और मेरे ख्याल से इनका बैलेंस शीट अगर हम देखें तो कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं है, तो कंटेंट ज़रूर स्ट्रॉन्ग है इनका, तो इनके लिए डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल और फंडिंग कंफर्टेबल रहेगा। बट रिलायंस के लिए ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि जियो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के स्पेस में काफ़ी पॉजिटिव था, और यहाँ से जो कस्टमर एडिशन होंगे वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंक्रीमेंटली ज़्यादा होंगे। और अनिल, आप जो मेंशन कर रहे थे ना कि न्यू बिजनेसेस में कंपनी अब ज्यादा फोकस करेगी। रिटेल में उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू में करीब 74% का उछाल देखने को मिला है, लेकिन जियो और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी उसके लिए भी रिलायंस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपको याद होगा कुछ साल पहले रिलायंस ने स्टार्टअप्स में निवेश करने की बात कही। बोर्ड बैठक में ये इनफैक्ट डिसाइड किया गया है कि एक नया टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में पैसा लगाएंगे। अब किस टाइम पीरियड में वो पैसा लगेगा, वो लगभग 8 साल का होगा। तो बेसिकली वो अपनी पाइपलाइन तैयार कर रहे हैं। तो जो इसका मतलब क्लियर करते हैं जो शर्मा साहब कह रहे हैं ना, उस बात में बड़ा दम है कि जो कोर बिजनेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, क्योंकि बीच में 1.5 साल पहले लोगों को ये लगा था कि कोर बिजनेस से कैश जनरेशन कम हो जाएगा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो देख रही है वो ये कि कोर बिजनेस से कैश जनरेशन कम होगा नहीं, पैसा बनेगा। और अब रिलायंस जियो का जो रेवेन्यू आना शुरू होगा उसके चलते जो दमदार परफॉर्मेंस होगी, उस पैसे को कहाँ लगाया जाए उसके बारे में अभी से प्लानिंग चल रही है। बालाजी टेली और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दोनों पर राय लेना चाहता हूं संदीप जी आपसे। अब पॉइंट ये है कि 25% से थोड़ी सी कम हिस्सेदारी खरीदी है, तो जाहिर सी बात है कि ओपन ऑफर तो आएगा नहीं, और स्टॉक भी पहले से दौड़ लगा चुका है। बालाजी टेली मेरे ख्याल से आज मैंने सुबह 190-195 के आसपास देखा था। तो अब क्या बालाजी टेली के शेयर में कल प्रॉफिट बुकिंग होगी? अविनाश, कैसे देखते हैं आप, और क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से कल तो स्टॉक पे थोड़ी अपटिक तो ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आने वाला है,
मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली थोड़ी बहुत अपसाइड आने के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिलेगी, लेकिन क्लियरली बालाजी टेली को जो डील मिली है इससे नियर टर्म में तो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। हमारे साथ अब इंडिया इन्फो लाइन के संजीव भसीन साहब भी जुड़ गए। भसीन साहब, एक शानदार तिमाही रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से, और ऑफ कोर्स हमने देखा वो बड़ा सरप्राइज कि बालाजी टेलीफिल्म्स में इन्होंने 413 करोड़ निवेश करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब आरआईएल के 2 बोर्ड मेंबर्स बालाजी के बोर्ड पर रहेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल क्या रिएक्शन, और जो हम सवाल पूछ रहे थे कि स्टॉक में कितना एंथुजियाज्म दिखेगा कल सुबह? तो रिएक्शन तो आपको पहले ही दिख गया है कि बालाजी हैज बीन आउट परफॉर्मर इन द रीसेंट पास्ट, और ये जिनको रेलम था इस न्यूज का ऑलरेडी उसमें बाइंग कर चुके हैं। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बालाजी टेली, क्योंकि उनकी जो बैलेंस शीट है काफी वीक है और ये कैश इन्फ्यूजन से वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। प्लस रिलायंस का नाम आने से बालाजी टेलीफिल्म की शायद एक और आपको 5 to 7% अपसाइड दिख जाए। फॉर रिलायंस 400 करोड़ तो कुछ माने नहीं रखता। सो इट्स अनदर इन्वेस्टमेंट जो जियो को आगे स्ट्रेंथन करने के लिए आई थिंक कंटेंट साइड पे एक पॉजिटिव है, बट उसको पॉजिटिव प्ले आउट करने में समय लगेगा बिकॉज जियो इज जस्ट बीन लॉन्च, और अभी थोड़ी बहुत अटकलियों के बाद ओनली देन वी विल सी द रियल परफॉर्मेंस। हाउएवर, जैसे आपने पूछा, आई थिंक देयर नंबर्स आर अहेड ऑफ द स्ट्रीट, बट प्रॉब्लम ये है हर्षिता कि आपने फुली प्राइस कर लिया स्टॉक को ऑलरेडी एट 1550 रुपए। तो आई डोंट सी टू मच ऑफ अ मूवमेंट एक्सेप्ट अ नी जर्क ओपनिंग, जो जिसमें आई थिंक बिकवाली जरूर आ जाएगी। तो सम ऑफ पार्ट 1500 1550 पे ही रिलायंस का भाव मेरे हिसाब से रहेगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है वसीम साहब बालाजी में, रिलायंस में। शुक्रिया सर आपका पूरा अपडेट देने के लिए। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कितनी तेजी होगी रिलायंस में कल और कैसे ट्रेड करें आप स्टॉक को, और अगर आपने निवेशक के तौर पर शेयर लिया है या लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर करेंगे बातचीत हमारे तीनों एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर, और नतीजे तो दमदार रहे हैं। 9100 करोड़ का मुनाफा, साथ ही साथ हमने देखा है रिफाइनिंग मार्जिन रिकॉर्ड हाइस पर $11.9 प्रति बैरल। लेकिन यहां से सवाल यही है कि अब स्टॉक में कितनी और तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक आउट परफॉर्मर रहा है। और याद रखिए कई ब्रोकरेजेस ने कहा है 1700 के टारगेट्स भी दिखाएगा काउंटर। संदीप जैन, बताइए कल कितना तेजी का मूव आ सकता है और निवेशकों के लिए क्या सलाह है? अभी भी खरीदारी बनती है 1500 के ऊपर आरआईएल में? देखिए, निवेशकों को राय तो यही है कि होल्ड करके रखें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा रनअप दे चुका। अगर देखें नवंबर की 9 तारीख को डिमोनेटाइजेशन के नेक्स्ट डे 930 का लो बनाया था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और इन लेवल्स पे मार्केट को लाने में भी साथ दिया और मार्केट से भी आगे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो पहले एक क्वेश्चन था कि डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अब कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क आ जाती है। तो मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ से कल तो सर्टेनली एक बार तेज खुलेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि 40-50 रुपया करीब 1600 तक के लेवल्स, कम से कम 1580 से लेकर 1600 के लेवल्स दिख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं कूल डाउन होगा। बाकी कल एक बहुत बड़ा इवेंट और है एजीएम, जिस पे भी नज़र रहेगी और बहुत सारी न्यूज़ भी आ गई है। बालाजी टेलीफिल्म वाली हालांकि बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट जियो का राइट्स का इशू, क्योंकि जियो का राइट्स का इशू समहाउ मैटर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जियो की वजह से भी थोड़ा बहुत एक ड्रैग रहता था रिलायंस पे। तो ये अगर जियो अपने आप में 20,000 करोड़ का राइट्स लाता तो आगे के जो एक्सपेंशन है वो उससे फंडिंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए और डिक्लाइंस पे लेना चाहिए। डिक्लाइंस में ये नहीं करा कि बहुत बड़ी डिक्लाइन आएगी, 1480 से लेकर 1475-80 से लेकर 1500 का रेंज आता है, तो वहां पे ले। और कल जो उछाल आएगा उसमें ना घुसे, कहीं ना कहीं करेक्शन जरूर आएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कल हो सकता है कि मार्केट को 10,000 की तरफ पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो बिल्कुल 1580 से लेकर 1600 का रेंज दिख सकता है कल मार्केट में। तो दिन कोई भी हो, मौका कोई भी हो, लेकिन संदीप जी को डीमोनेटाइजेशन वाला दिन हमेशा याद रहता है कि डीमोनेटाइजेशन के दिन रिलायंस का भाव 930 हुआ था और वहां से बढ़ा। एनीवे, फटाफट समय कम है शर्मा साहब, कल के लिए रिलायंस का टारगेट और इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट। देखिए, मेरे ख्याल से टारगेट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल खुलेगा कम से कम 25-30 रुपया ज्यादा, क्योंकि सरप्राइजिंगली पॉजिटिव न्यूज है। कोई भी जीआरएम सुपर एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई भी 9,000 करोड़ का प्रॉफिट 9,100 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो डेफिनेटली प्लस करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से कल 25-30-40 रुपया ऊपर ही। इन्वेस्टर्स के टारगेट, इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट 12 महीने का 2000 प्लस। 2000 प्लस। वाह,
अविनाश जी, आपके भी फटाफट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट? नहीं, इनफैक्ट कल तो अनिल जी मुझे लग रहा है कि 1600 का टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिवली सरप्राइज दे चुके। लेकिन अगर हम साल भर का बात करें तो मुझे लग रहा है कि अराउंड 1750-1800 का प्राइस टारगेट कंफर्टेबली आएगा। मेरे ख्याल से कल जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं तो स्टॉक में और थोड़ी रेटिंग आएगी। ओके, तो खरीदारी करें कल के लिए भी और पूरे साल भर के लिए भी। 2000 के टारगेट्स शर्मा साहब ने, और अब तक शर्मा साहब ने जितने टारगेट दिए, न सिर्फ रिलायंस, बाकी किसी भी स्टॉक के हो, वो जरूर हासिल होते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको फटाफट डिस्क्लेमर दे दें। सीएनबीसी आवाज, जो आपका चहेता चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं, वो है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा, और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। तो रिलायंस के नतीजे, इस पर पूरी चर्चा, पूरा विश्लेषण, रिकमेंडेशन, ये जो सब कुछ हुआ है, ये आप इस डिस्क्लेमर के साथ देखें कि इसमें हमारा और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का इंटरेस्ट हो सकता है, ये जरूर ध्यान में रखिए। चलिए, तो रिलायंस पर इस खास शो में, इस खास चर्चा में इस वक्त मेरे ख्याल से इजाजत लेने का वक्त है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शर्मा जी, अविनाश गोरक्षकर और संदीप जैन, हमारे लिए समय निकालकर इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर हमने देखा है दमदार तिमाही देखने को मिली है, कल अब नजरें रहेंगी एजीएम पर, जहां पर और खुलासे होंगी, खासकर रिलायंस जियो के प्लान्स को लेकर।